हेलो ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स के इस सेशन में। और आज के सेशन में हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम एक केस स्टडी डिस्कस करी थी और उसमें बच्चों के कुछ डाउट्स थे, तो उन डाउट्स को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन का प्रोसीजर क्या होगा, पहले तो मैं केस स्टडी पढ़ूंगा, फिर एक जनरल फ्रेमवर्क बताऊंगा कैसे किसी भी केस स्टडी को टैकल किया जाए, और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये केस स्टडी बहुत ही रेलेवेंट है हमारे करंट कंटेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या जिसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहते हैं वो इस कोविड पैंडेमिक के दौरान जो चला था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। और एक दिक्कत जो थी वो थी वैक्सीन हेजिटेशन, यानी लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे। बहुत सारे रीजंस दिए थे उन्होंने क्यों वो वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। बहुत बार वो रिलीजियस रीजंस थे, कुछ बार सूडो साइंटिफिक रीजंस थे। तो हम इसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को अपने केस स्टडी में डील करेंगे। तो हमारा केस स्टडी कहता है, एज अ डॉक्टर इन अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर यू आर इम्प्लीमेंटिंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन योर लोकेलिटी। अ सेक्शन ऑफ लोकल कम्युनिटी क्लेमिंग दैट इम्यूनाइजेशन इज अगेंस्ट their religious belief boycotted the program. You request them to bring their children, highlighting the risk of non-immunization. You also show data to prove your point. Despite your efforts, they are not convinced. Also, a few people argue that there is no need of immunization of diseases. Few from your staff suggest you not to press further and let the children from the community suffer. Even your wife or husband ask you not to take risk as you might face violent protest from the community. What action will you take in this situation? Substantiate. तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। हमने यहाँ क्या क्या अंडरलाइन किया है, ये हमारे फैक्ट्स हो जाते हैं। हम पहले तो अंडरलाइन किए कि एक डॉक्टर है, यू आर अ डॉक्टर ऑफ अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो चलाते हो आप। कुछ एक सेक्शन है लोकल कम्युनिटी में, दे आर सेइंग कि इम्यूनाइजेशन इज अगेंस्ट द रिलीजियस बिलीफ, और उन्होंने बॉयकॉट की है इस चीज़ को। फिर आपने रिक्वेस्ट भी किया है उनको, यू हैव शोन द डेटा ऑल्सो अबाउट इम्यूनाइजेशन, बट एवरीथिंग इज इन वेन बिकॉज दे आर नॉट यील्डिंग टू योर पॉइंट, दे आर नॉट कन्विंस्ड। फिर आपकी कुछ स्टाफ मेंबर्स भी दे आर आस्किंग यू टू नॉट प्रेस, ज़्यादा आप पुश ना करें इस चीज़ को, बिकॉज दे माइट फियर ऑफ देयर लाइफ कि अगर रिलीजियस क्राउड है, अगर वो वायलेंट हो जाए तो देयर कुड बी दैट काइंड ऑफ फियर इन देम। और दे आर सेइंग दैट द चिल्ड्रन फ्रॉम द कम्युनिटी सफर, लेट देम सफर। तो एक तरीके से बायसनेस भी दिखता है यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स में फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। और आपकी जो हस्बैंड या वाइफ है वो भी आपको कह रहे हैं कि आप रिस्क ना ले बिकॉज ऑफ द वायलेंट रेमिफिकेशन ऑफ योर प्रेसिंग इट टू मच। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी है क्योंकि इन्हीं को आपको आगे डील करना है। तो हम पहले एक जनरल फ्रेमवर्क देखेंगे कैसे किसी भी केस स्टडी को सॉल्व किया जाए। कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपके आंसर्स में आने चाहिए। एक स्ट्रक्चर हम बताएंगे कैसे केस स्टडी को हम डील कर सकते हैं। तो क्विकली हम इसे समराइज करेंगे क्योंकि हमने ये लास्ट हमारे वीडियो में भी बताया, तो आई वोंट गो टू मच इनटू डिटेल, यू कैन चेक इट इन आवर लास्ट वीडियो ऑन केस स्टडी, बट इन एनी केस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दी जनरल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना है। आपका जो कंटेक्स्ट है इस क्वेश्चन का उसको लेके आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन देना है। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे स्टेक होल्डर्स, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में, और उनके इंटरेस्ट भी आप बताओगे कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं। जैसे एक स्टेक होल्डर हो आपका इंटरेस्ट है टू परफॉर्म योर ड्यूटी, या आप एक डॉक्टर हो तो आपका इंटरेस्ट है टू सेव लाइफ। जो रिलीजियस कम्युनिटी उनका इंटरेस्ट है इन देयर रिलीजियस बिलीफ सिस्टम। चिल्ड्रन का इंटरेस्ट है टू सिक्योर देयर लाइफ। तो ये इंटरेस्ट आपको बताने हैं। फिर आप मेंशन करोगे एथिकल डिलेमा, कि आप जब कोई डिसीजन लोगे या कोई भी एक्शन करोगे तो उसको करने से पहले एक डिलेमा होगा, एक डाउट होगा आपके दिमाग में, और ये एथिकल डिलेमा होगा, यानी यहाँ से इजीली आप कोई एक पर्टिकुलर पाथ चूज नहीं कर सकते। अगर कोई भी पाथ चूज कर सकते हो तो कोई वैल्यू होगा जो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इसीलिए इसे एथिकल डिलेमा कहते हैं, ना कि सिर्फ डिलेमा। तो वो जो डिलेमाज है वो भी आपको मेंशन करना है तुरंत आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड द स्टेक होल्डर एंड देयर इंटरेस्ट। फिर आप लिस्ट करोगे पॉसिबल एक्शन, जो भी एक्शन आप सोच सकते हो इस सिचुएशन में उसे आपको लिस्ट डाउन करना है। बट एट द सेम टाइम जो भी ऑप्शन आप बताओगे उसके एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज आपको मेंशन करने। और एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन करते समय ये पॉइंट आप याद रखिए कि आप कुछ वैल्यूज़ भी उसके साथ में बताओगे। अगर कुछ एडवांटेज है हमारे स्टेप का तो वो कौन से वैल्यूज़ को सिक्योर कर रहा है,
उस चीज़ को बताओगे। अगर कोई डिसएडवांटेज है हमारे स्टेप का तो वो कौन से वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, क्योंकि ये आपके आंसर को एक एथिकल डायमेंशन देगा और आप आगे जाके उन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। हम देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। फिर आप एक एक्शन चूज़ करोगे, जो भी ऑप्शंस आपने दिए हैं कि मैं इस सिचुएशन में ये 2-3 ऑप्शंस मेरे सामने हैं, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है उसे आपको चूज़ करना है और आपको बताना है कि क्यों आप वो ऑप्शन चूज़ कर रहे हो और मेंशन करना है उसके एडवांटेज रैदर देन एडवांटेज, क्योंकि आपने हर ऑप्शन के पहले ही एडवांटेज बताए हैं तो आप उनके वैल्यूज़ कोट करोगे, जो वैल्यूज़ वो सिक्योर करता है या कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचाता है। तो इस तरह से आप जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में वैल्यूज़ बताओगे वही आप अपने जो लेटर पार्ट में यूज़ करोगे, सो दैट टू सेव दी जो वर्ड्स होते हैं उसकी लिमिट्स में रहने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। फिर आप प्रोवाइड करोगे क्लोजिंग रिमार्क, तो आप एक तरीके से समराइज कर सकते हो चीज़ों को अपने क्लोजिंग रिमार्क में या कुछ एडिशनल पॉइंट भी दे सकते हो। तो लेट अस सी, सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी, इसे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर भी हम एक ओवरव्यू देते हैं। ये आपको फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडीज लिखने नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, ये आपको बस आपको कॉम्प्रीहेंड करने, आपका जो डेटा है, आपका जो कंटेक्स्ट है, सिचुएशन है, उसमें कौन से फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके दिमाग में होने चाहिए। तो आप 2-3 बार केस स्टडी को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कहा है, यू डू नॉट रीड टू राइट दिस इन द पेपर। फर्स्ट, दैट you are the head of the immunization program in your locality, this is the important fact. Second, एक certain religious group है जो boycott कर रहा है प्रोग्राम को, this is another important fact. Third और सबसे critical जो fact है वो है जो बच्चे हैं उनकी नॉन इम्यूनाइजेशन हो रही है, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं। फोर्थ है आपका स्टाफ जो रिलक्टेंट है टू इम्यूनाइज, और उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को सफ़र करने दो, तो एक तरीके से बायस दिखता है उनके दिमाग में फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। और फाइनली इसको नहीं भूलना है क्योंकि आपके जो स्पाउस है दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, दे टू हैव सम एप्रीहेंशंस अबाउट द सिचुएशन, तो उनको भी आपको केटर करना है इस आंसर में जब हम आंसर लिखेंगे। सो पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, ये चीज़ आपको आपके स्पाउस ने बताई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इन्हीं फैक्ट्स को लेके आप मेरिट्स और डीमेरिट्स को बताओगे। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, और उससे पहले सोल्यूशन। अभी हम आंसर स्टार्ट करें, अब तक हमने आंसर स्टार्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे आंसर को। तो इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने कहा कि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, बट कंटेक्स्ट को आपको बताना है कि क्या कंटेक्स्ट है, क्या कोर चीज़ है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसे हम डील कर रहे हैं। तो द केस स्टडी हमारी जो है वो हाईलाइट करी एक सिनारियो जिसे कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। ये एक वर्ड है वैक्सीन हेजिटेंसी, जहाँ पे लोग, जैसे हमने कहा, वैक्सीन लेने से कतराते हैं। और ये ऐसी बात नहीं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री की ही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखोगे लोग वैक्सीन नहीं लगाते। उसके पीछे बहुत सारे उनके सूडो साइंटिफिक रीजंस होते हैं, रिलीजियस रीजंस होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं हर्डल बन चुका है फॉर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। और ये WHO ने भी कहा है कि WHO ने कैरेक्टराइज किया है वैक्सीन हेजिटेंसी को ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। तो ये पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी से ही कोई एक चीज़ जुड़ी हुई नहीं है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ में ये एक धारणा है कि वैक्सीन लेना सही नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि वैक्सीन लेने से इम्पोर्टेंसी हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे सूडो साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमने कहा है इंट्रोडक्शन में कि केस हाईलाइट्स अ सिनेरियो ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ which is known phenomena across the world. Even WHO characterizes vaccine hesitancy as a global health threat. अब हम जैसे हमने कहा इंट्रोडक्शन के बाद स्टेक होल्डर्स बताएंगे, स्टेक होल्डर्स और उनके इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते समय आप स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटी बेस रख सकते हो, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है बच्चे, फिर जो रिलीजियस कम्युनिटी है, फिर स्टाफ, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेक होल्डर हमने जो कहा है कि जो पीपल हु आर रेफ्यूजिंग वैक्सीनेशन, और उनका इंटरेस्ट भी बता रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं ऐसे लिखना है कि पीपल एंड देयर इंटरेस्ट, नहीं, आपको बहुत ही फ्लो में लिखना है। ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिफ्यूजिंग वैक्सीनेशन हु थिंक इट गोज अगेंस्ट देयर बिलीफ सिस्टम, तो बिलीफ सिस्टम उनका इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ हमने बताई। फिर चिल्ड्रन हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी हु बाय नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड आर एक्सपोज टू डिजीज रिस्क, तो उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी हेल्थ। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर वो एक्सपोज हो जाएंगे डिजीज रिस्क को तो उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। फिर आई एज अ डॉक्टर हु इज़ इन चार्ज ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मुझे वैक्सीनेशन प्रोग्राम सही से गवर्न करना है या फिर सही से रन करना है। फिर स्टाफ ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर, जो हम मेरे साथ जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो, और
एक तरीके से हम ये भी बता रहे हैं कि हु डू नॉट सीम वेरी अकोमोडेटिंग टू द कम्युनिटी, तो उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, दे आर नॉट क्वाइट अकोमोडेटिंग टू देयर कम्युनिटी, और उनका इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि दे मे फियर देयर फॉर देयर लाइफ। स्पाउस हु इज वरीड फॉर माई वेलबिंग, और मेरे स्पाउस का इंटरेस्ट है इन माई वेलबिंग। तो हमने एक तरीके से सिर्फ स्टेक होल्डर्स नहीं बताने बट उनके इंटरेस्ट भी बताने हैं, तो इससे आपके आंसर को एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है। फिर हम देखेंगे एथिकल डिलेमा। फर्स्ट चीज़ हमने इंट्रोड्यूस किया है, फिर स्टेक होल्डर्स बताए, उनके इंटरेस्ट बताए, फिर अब हम एथिकल डिलेमा बताएंगे कि एथिकल डिलेमा क्या होता है। जैसे हमने कहा कि एथिकल डिलेमा वो डिलेमा होता है, वो डाउट होता है जहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन, और कोई भी ऑप्शन आप चूज करोगे तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करेगा, इसीलिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा एंड यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन ऑल्सो। तो एथिकल डिलेमा क्या है? एज अ डॉक्टर मैं एक हेड हूँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ऑफ माई लोकेलिटी वॉट एवर इट मे बी, तो मेरे सामने जो डिलेमा है वो, क्या मैं अपने ड्यूटी को अदा करूँ, डू आई शुड आई गो फॉर माई ड्यूटी दैट इज टू परसुएड कम्युनिटी फॉर वैक्सीनेशन, या मैं अपने खुद की लाइफ के बारे में सोचूं, शुड आई थिंक ऑफ माई ओन लाइफ एंड कंसर्न ऑफ माई स्टाफ। ये एक एथिकल डिलेमा है, तो इसे हम कह सकते हैं अलग वर्ड्स में कि आई एम फेस्ड विद एथिकल डिलेमा ऑफ थिंकिंग अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट किसका है? इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हु आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट, तो ये दो चीज़ें हमें क्लियर कट दिखती है, एक एथिकल डिलेमा है, सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, ड्यूटी वर्सेस जो हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट अगेन, या रिस्क ऑफ लाइफ। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे दिखती है हमें एज एन एथिकल डिलेमा। अब हम देखेंगे क्या ऑप्शंस है हमारे पास by basing our observation of the situation, action that can be taken with their benefits and drawbacks। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन आप ऐसे चूज करिए जो आप नहीं चूज करना चाहते, रैदर आप प्रायोरिटाइज करें कि रैदर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहते, बट आई वुड सजेस्ट कि जो पहला ऑप्शन होगा दैट वुड बी नॉट द वन दैट यू विल चूज, यू विल कीप द सेकेंड ऑप्शन दैट यू विल चूज, और जो लेटर ऑप्शन है जो आप चूज करना चाहते हो उसे आप ज़्यादा एलेबोरेट कर सकते हो, और वो चीज़ जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में रहेगी जब आप बताओगे उसको, तो दैट विल रिमेन विद हिम फॉर द एंड। तो हम बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है टू लिसन टू माई स्टाफ एंड स्पाउस एंड नॉट टू परस्यू विद द कम्युनिटी फॉर वैक्सीनेशन एनी फर्दर। बहुत ज़्यादा आगे हम पुश नहीं कर रहे हैं, तो हम वहाँ से एक तरीके से हट रहे हैं, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसके मेरिट्स बताऊंगा मैं, तो जैसे हमने कहा है कुछ वैल्यूज़ बताने हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिससे आपके आंसर में एक तरीके से एथिकल डिमेंशन दिखे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि प्रैग्मेटिक थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं, ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, एक वैल्यू है एक तरीके से प्रैक्टिकल थिंकिंग, कि आप प्रैक्टिकली सोचें कि क्या सच में ऐसे समय में जहाँ पे लोग रिलीजियसली बहुत ही मोटिवेटेड है अक्रॉस दी वर्ल्ड, और जो बिलीफ सिस्टम है बहुत ही सॉलिडिफाई हो गया, एक बहुत टाइम लगता है कोई भी रिलीजियस बिलीफ सॉलिडिफाई होने के लिए, और क्या आप कुछ शॉर्ट टाइम में उसको चेंज कर पाओगे? तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि इट इज़ प्रैक्टिकल थिंकिंग, कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं जहाँ पे हम इसको परसू नहीं करते हैं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, तो वो एक तरीके से प्रैक्टिकल थिंकिंग होगी, बिकॉज pressing for immunization will not change their belief altogether who are religiously motivated people in short time। ये एक हमारा रीज़न हो सकता है या मेरिट हो सकता है। इसके बाद ये प्रूडेंट है, प्रूडेंट यानी आप नाप तोल की चीज़ें करो, ऐसा नहीं कि बस आपके मन में कुछ आया और अच्छा लगा इसलिए आपने वो चीज़ करी, नहीं, उस अच्छी चीज़ की भी कोई सीमा होती है, कुछ टाइम होता है तभी वो चीज़ करनी चाहिए। तो आपको नाप तोल की चीज़ें करनी, एक विजडम के साथ आपको कोई भी एक्शन या डिसीजन लेना है जिसे हम प्रूडेंस कहते हैं। तो ये प्रूडेंट नहीं होगा कि अगर आप अपने स्टाफ जो है उसकी लाइफ को रिस्क में डाल दो। हमने एग्जांपल देखे कोविड के टाइम में कि पथराव हुए थे लोगों पे, तो एक तरीके से स्टाफ के लाइफ को रिस्क में डालना भी सही बात नहीं है फॉर बाय पुशिंग टू मच। तो इट विल बी प्रूडेंट टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ द स्टाफ फ्रॉम एनी प्रोटेस्ट दैट में इम्पैक्ट देम। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेरे स्टाफ है दे मस्ट हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ डीलिंग विद सच थिंग्स। तो अगर मैं उनको ट्रस्ट में लेता हूँ, यानी वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से अगर मैं इस चीज़ को यहीं पे रोक देता हूँ, नॉट प्रेसिंग टू मच, तो ये एक तरीके से इंस्टिल करेगा कॉन्फिडेंस इन माय स्टाफ कि मैं उनकी बातों को सुन रहा और उनके जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ऑफ डीलिंग विद सच सिचुएशन उस पर ट्रस्ट दिखा रहा हूँ। तो ये तीन हमारे पास पॉइंट है एज अ बेनिफिट और व्हाट वी से मेरिट्स और रीजंस व्हाई विल गो फॉर दी फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट है कि प्रैग्मेटिक थिंकिंग, सेकंड प्रूडेंट थिंकिंग, और थर्ड है ट्रस्ट की बात है कि आप अपने स्टाफ के साथ कितना ट्रस्ट या फिर कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हो।
अगर डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला डीमेरिट होगा जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एस्केपिस्ट टेंडेंसी है कि आपसे कुछ बन नहीं पा रहा है तो आप वहां से भाग रहे हो, एक तरीके से एस्केप कर रहे हो सिचुएशन से। और एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है यहाँ पे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना, बच्चों की लाइफ को बचाना, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर के एथिक्स होते हैं, मेडिकल एथिक्स जिसे कहते हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। तो ये एस्केपिस्ट रूट होगा, ये फर्स्ट डीमेरिट है। सेकेंड, जो बच्चे हैं वो सफ़र करेंगे और ये एक तरीके से आपकी इंटीग्रिटी को भी दर्शाता है कि आपकी इंटीग्रिटी एक तरीके से लैक हो गई है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी दिखती है। तो इन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है जो भी आप वैल्यूज़ बता रहे हैं। तो क्योंकि एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर यू हैव कम इनटू दिस मेडिकल प्रोफेशन टू सर्व पीपल एंड नाउ यू आर नॉट डूइंग इट। सो एक जो आप सोचते हो और जो करते हो उसमें एक तरीके से गैप है जो इंटीग्रिटी को बताता है कि आपकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। इसके अलावा एक डोमिनो इफेक्ट भी हो सकता है। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, डोमिनो इफेक्ट यानी मैं कुछ चीज़ करता हूँ, मुझे देख के कोई और एक चीज़ करता है, वही चीज़ करता है, तीसरा बंदा उस चीज़ को करता है। तो एक तरीके से ये कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकता है कि एक कम्युनिटी ने इसको एब्डिकेट कर दिया या फिर वैक्सीनेशन से बॉयकॉट कर दिया, तो बाकी की कम्युनिटी भी कर सकते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा पूरे जो हमारा प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसको पूरी तरह से जियोपर्डाइज कर देगा। तो ये थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम यहाँ बता रहे हैं, डीमेरिट ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन। अब हम सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं प्राइमरी हेल्थ केयर का हेड हूँ, तो मेरी कुछ लिमिटेशंस है, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो आपको आंसर लिखते समय भी बहुत ही प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से आप कोई एक्शन नहीं लोगे, आप एज अ हेल्थ वर्कर या फिर हेड ऑफ द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ दैट लोकेलिटी उस सीमा में रह के आप ऑप्शन या फिर जो एक्शंस होंगे वो बताओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं परसुएड करूंगा लोगों को फॉर वैक्सीनेटिंग देयर चिल्ड्रन, और यहाँ पे मैं सपोर्ट लूँगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, उनका यूज़ करके या फिर उनको सजेशन दे के या फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेके कुछ चीज़ करूँगा। तो आई वुड रिकमेंड सम मेजर्स, मैंने यहाँ कहा रिकमेंड सम मेजर्स टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर इन ऑर्डर टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द पीपल। लोगों में कॉन्फिडेंस आए फॉर वैक्सीनेशन, उसके लिए मैं कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और उनके साथ काम करूँगा। जैसे यूजिंग इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स, होल्डिंग्स, रियल टाइम बिलबोर्ड जो बताएगा स्टेटस की वैक्सीनेशन कितनी हुई है अक्रॉस द कंट्री, बाकी के लोकेलिटीज़ में कितनी हो रही है। तो जब आप देखोगे कि जिसे कहते हैं एक तरीके से परसुएशन की ये टेक्निक है कि अगर कोई और वो चीज़ कर रहा है तो आप इजीली परसुएड हो जाते हो, बिकॉज यू हैव अ ग्रुप टेंडेंसी कि बाकी के लोग कर रहे हैं, मतलब इसमें भी कोई बुरी बात नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रियल टाइम बिलबोर्ड्स लगाए शोइंग द स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन इन एंड अराउंड सिटी, तो आप लोगों को परसुएड कर पाओगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, रोपिंग लोकल स्कूल्स और टीचर्स को रोप इन करना है आपके इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। कैसे? टीचर्स बच्चे को बताए कि इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है। तो जो बच्चे हैं वो खुद एजेंट बन जाएंगे ऑफ चेंज इन सोसाइटी। वो बच्चे अपने माता पिता से बात करेंगे, कहेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो आप हर घर में जाने नहीं सकते, तो आप एटलीस्ट बच्चों को बता सकते हो कि इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबली आप पेरेंट्स को भी बता सकते हो। तो स्कूल का जो एक एज अ एजेंट ऑफ चेंज जिसे कहते हैं स्कूल को, तो उसका यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड, कोऑर्डिनेटिंग विद रिलीजियस लीडर्स, क्योंकि ये रिलीजियस बिलीफ से भरे हुए लोग हैं, तो वो किसकी सुनेंगे? हु विल दे बी इन्फ्लुएंस मोर विद? कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर, एक ऑफिसर या एक रिलीजियस लीडर? ज़्यादा से ज़्यादा वो सुनेंगे रिलीजियस लीडर्स से, या उनसे इन्फ्लुएंस होंगे या उनकी बात सुनेंगे। तो आप रिलीजियस लीडर्स को कन्विंस करो कि वो बाकी मासेस में ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाए कि ये जो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो बहुत बेनिफिशियल है, उसके बेनिफिट्स बताए। तो जो रिलीजियस पीपल है दे विल बी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू गेट इनटू दिस प्रोग्राम। तो आप कोऑर्डिनेट और कन्विंस करो कि रिलीजियस लीडर को टू गाइड कम्युनिटी अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आप कर सकते हो एज ए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आपने कहा ये सजेशंस है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि इंसेंटिवाइज करें एरिया को, मोहल्लास को, जो भी मोहल्लाज है एरियाज़ में, उन्हें इंसेंटिवाइज करें। अगर वो कुछ वैक्सीनेशन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तो उनको इंसेंटिव्स दिया जाए। इसके अलावा प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, इसे नहीं भूलना है क्योंकि आपने एक जगह पे कोट किया है इस क्वेश्चन में कि एक तरीके से खतरा भी हो सकता है ऑफ पीपल बिकमिंग वायलेंट। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सजेशन भी दो कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टाफ ऑफ द मेडिकल्स। तो
ये तो चीज़ें आपने सजेस्ट की है, बट आप अपनी एंड पे क्या करोगे, आपके कैपेसिटी में कौन सी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले आप मोटिवेट करोगे अपने स्टाफ को और रिमाइंड करोगे उनकी कोर ड्यूटी टूवर्ड वेलबींग ऑफ पीपल, क्योंकि आपने देखा कि एक बायसनेस भी दिख रहा है उनके एटीट्यूड में टूवर्ड्स कम्युनिटी, तो उस चीज़ को डील करना बहुत ज़रूरी है, आपको आंसर्स में ये कोट करना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज़, एक्सक्यूज मी, सेकेंड चीज़, आई विल ऑल्सो टेक माई स्पाउस इन कॉन्फिडेंस एंड आस्क हर टू सपोर्ट मी मॉरली इन एग्जीक्यूशन ऑफ माई ड्यूटी। मैं स्टाफ को, मेरी जो स्पाउस है उसको कॉन्फिडेंस में लूंगा और बताऊंगा कि आपको बेसिकली यू हैव टू गिव मी मॉरल सपोर्ट इन दिस केस। एक कॉन्फिडेंस भी देना है उनको कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, एट द सेम टाइम आपको बताना है कि दिस इज नॉट एन इशू, और इफ शी कुड सपोर्ट देन इट विल हेल्प मी इन माई एग्जीक्यूशन ऑफ माई ड्यूटी। तो ये मेरिट्स है इस चीज़ के, हमने बहुत ही एलैबोरेटली बताया है सेकेंड ऑप्शन को, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों की एक ग्रुप एफर्ट की ज़रूरत है। फिर हम बताएंगे मेरिट्स, जो हमने ऑप्शन दिया है उसके मेरिट्स क्या है। सबसे पहले ये बूस्ट करेगा वैक्सीनेशन रेट को और ये हेल्प करेगा टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ मेनी इनोसेंट्स अगेंस्ट डिजीज, यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बूस्ट भी कर रहा है और बच्चों की लाइफ को भी बचा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक तरीके से सेट करेगा एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। ये एक वैल्यू है, एथिक्स में हम पढ़ते हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, तो ये एक एग्जाम्पलीफाई कर रहा है मेरा एक्शन। एट द सेम टाइम मेरे स्टाफ को भी ये एक एग्जाम्पल बन रहा है और एक तरीके से फ्यूचर लीडरशिप भी बन रही है यहाँ पे। सो इट विल लीड टू फ्यूचर लीडरशिप की जो स्टाफ देख रही है वो भी ऐसे लीड करेगी अगर ऐसा कोई सिचुएशन दे फेस। फिर ये हेल्प करेगा कि जो बेनिफिट्स है प्रोग्राम के वो हर तबके के लोगों के पहुंचे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सिविल सर्वेंट और एज अ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे डॉक्टर इज अ हेड ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सो ही इज एक्टिंग एज अ पब्लिक सर्वेंट ओवर हियर। तो वहाँ पे आप देखोगे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सर्विस देनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू हैव टू कोट दिस थिंग। इसके बाद जो मूव है वो किसी पब्लिक वैल्यू से इनलाइन है। कौन से पब्लिक वैल्यू से? कंपैशन और इंटीग्रिटी, इन दोनों वैल्यू से बहुत ही इनलाइंड है हमारा मूव या सेकंड ऑप्शन। अब हम डीमेरिट्स देखेंगे। बहुत ज़्यादा डीमेरिट्स है नहीं क्योंकि हमने होलिस्टिक एक तरीके से आंसर दिया, बट एट द सेम टाइम जो हमारे सिचुएशन में हमें पता चलता है कि कौन से डीमेरिट हो सकते हैं वो हम बताएंगे अगर हम सेकंड ऑप्शन चूज करें। तो पहला तो है बैकलैश फ्रॉम द कम्युनिटी, की कम्युनिटी बैकलैश कर सकती है, वो एक तरीके से बॉयकॉट कर सकती है, वायलेंट हो सकती है, वॉट एवर इट मे बी। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि जो स्टाफ है वो कोऑपरेट नहीं करेंगे बिकॉज in the question itself there is some reluctance from the people in the staff and some biasness is also seen, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो डीमेरिट्स बहुत ही कम है इसमें क्योंकि हमने बहुत ही होलिस्टिकली सेकंड ऑप्शन को बताया, उसके मेरिट्स भी बताए। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? हमने पहले तो इंट्रोड्यूस किया, फिर स्टेक होल्डर्स बताए, उनके इंटरेस्ट बताए, फिर हमने ऑप्शंस बताए, मेरिट्स डीमेरिट्स बताए, 2 ऑप्शंस बताए। यू कुड हैव मोर ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो, जो सिनारियो है हमारा उस हिसाब से आपके ऑप्शंस बढ़ सकते हैं, बट स्टिक टू लेस ऑप्शंस और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स और उसको ज़रा सा एक्सपांड करने की कोशिश करें। जो भी ऑप्शंस आप दे रहे हो, जो आप ऑप्ट करोगे एट द एंड, तो हम उस चीज़ को एक्सपांड करके थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं, एक थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं। फिर हम लास्ट में या फिर सेकेंड लास्ट स्टेप है कि हम कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे जो हमने बताया है, तो और उसके वैल्यूज़ भी बताएंगे। हम फिर से उसके एडवांटेजेस गिनाने नहीं शुरू कर जाएंगे क्योंकि आप फिर से वो रिपीटेटिव वर्क नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने आपको कहा जब आप एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस बताते हो तब आप उसके सामने वैल्यूज़ जो वो सिक्योर करता है या कॉम्प्रोमाइज़ करता है उसको बताना ज़रूरी है। तो वही वैल्यूज़ आप अपने कंक्लूजन में या फिर जो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो और वर्ड्स की लिमिट्स बचा सकते हो। तो चूजन लाइन ऑफ एक्शन क्या है? मैं चूज करूंगा सेकंड ऑप्शन और आपको बताना है वो ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो। तो उसको आप एकदम क्या कह सकते हो, उसे एकदम शॉर्ट में आप बताएं कि हमने जो भी सेकंड ऑप्शन बताया उसमें बहुत सारे स्टेप्स दिए, बट उसको शॉर्ट में बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिर से वो लंबा चौड़ा आप लिखना शुरू ना करें। आई विल ट्राई टू परसुएट स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी वाइल टेकिंग हेल्प ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, रिलीजियस लीडर, स्कूल एंड माई स्टाफ। यानी यहाँ पे एक सेंटेंस में बता दिया मैंने कि मैं जो कम्युनिटी है उसको तो परसुएट करूँगा ही, उसको तो कॉन्फिडेंस में लूँगा ही, बट वहाँ पे मैं हेल्प भी लूँगा ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, रिलीजियस लीडर्स, स्कूल एंड माई स्टाफ। और मैं ये चूज़ क्यों करूँगा ऑप्शन? आई विल चूज़ सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये सेट करता है राइट एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो, जो चीज़ हमने कही है। ये इंश्योर करता है राइट टू लाइफ एंड हेल्थ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्राइन किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड अगर आ जाता है तो एक अलग फोर्स मिलता है हमारे आंसर को, और ये हेल्प करेगा टू अपहोल्ड माई इंटीग्रिटी एंड नर्चर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फॉल्टिट्यूड। ये भी एक वैल्यू है,
फॉर्टिट्यूड क्या होता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है उसे फॉर्टिट्यूड कहते हैं, कि अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें आप डिटर ना हो, आप खड़े रहे और उसको फेस करें, उसे फॉर्टिट्यूड कहते हैं। तो ये फॉर्टिट्यूड भी दिखाता है, क्योंकि सच में वहाँ पे कुछ वॉलेंट इशू भी हो सकता है, बट यू आर स्टैंडिंग देयर एंड यू आर फेसिंग इट। ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ मैनी पीपल हियर, बट फॉर्टिट्यूड दिखता है यहाँ पे। और आगे अगर कोई ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन होगा तो आप पहले से एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, तो ये फॉर्टिट्यूड को भी एक तरीके से बढ़ाएगा आपकी। फिर हम इसे कंक्लूड करेंगे, क्विकली हम इसे कंक्लूड करेंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो आप डॉक्टर हो, एक पब्लिक सर्वेंट हो और एक सिटीजन हो, तो आपकी कुछ ड्यूटी होती है, प्राइमरी ड्यूटी जो है टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना, ये प्रियम्बल में कहा गया कि आप जो लोग जो अंधविश्वास में है, प्रोबेबली रिलीजियस डोगमाज में है या सूडो साइंस में बिलीव करते हैं, तो उनको बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर जो उनका है वो बढ़ाना आपकी एक तरीके से जिम्मेदारी है, एज अ डॉक्टर, एज अ पब्लिक सर्वेंट एंड एज अ सिटीजन। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाएं लोगों में। एट द सेम टाइम आप जब वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, जो बेस्ड है अनफाउंडेड फियर्स में, फियर है जो अनफाउंडेड, उसको कोई रीज़न नहीं है, उसको अगर एलिमिनेट करेंगे तो कुछ हायर ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर पाओगे, जिसे कहते हैं पब्लिक गुड। तो आपके कंक्लूजन में भी ऐसे वैल्यूज़, ऐसे वर्ड्स जो एथिक्स में हम पढ़ते हैं, अगर वो आप स्प्रिंकल कर दोगे तो आपका आंसर बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस आंसर को डील किया। हम क्विकली रिवाइज करते हैं हम इस पर्टिकुलर आंसर को। लेट अस सी। क्वेश्चन था रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो हमने कोविड-19 में भी देखा है, वैक्सीन प्रोग्राम में कितनी दिक्कतें आई थी। तो पहले तो हमने देखा कि फ्रेमवर्क क्या है, एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर आइडेंटिफाई करने स्टेक होल्डर्स विद देयर इंटरेस्ट, फिर मेंशन करने हैं डिलेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ डिसीजन मेकर। फिर आप लिस्ट करोगे पॉसिबल ऑप्शंस, उसमें उसके मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों दोगे, एट द सेम टाइम वैल्यूज़ भी बताओगे जो वो सिक्योर करता है या कॉम्प्रोमाइज़ करता है। फिर आप चूज़ करोगे एक पर्टिकुलर ऑप्शन और उसके वैल्यूज़ बता के आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे, और आप क्लोजिंग रिमार्क दोगे। तो फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी आप अंडरलाइन करोगे, 2-3 बार पढ़ना बहुत जरूरी है केस स्टडी को। फिर इंट्रोड्यूस करोगे, आपको ये इंट्रोडक्शन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा क्या मुझे इंट्रोडक्शन ये वर्ड लिखना जरूरी है, नहीं, बट हाँ, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व एंड देयर इंटरेस्ट ये लिख सकते हो। तो इंट्रोड्यूस हमने वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में किया, जो कंटेक्स्ट है, बेसिक प्रीमाइस है क्वेश्चन का, उसको आप डील करोगे। और हमने WHO का भी यहाँ पे बताया कि WHO ने भी इसको एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट कहा है वैक्सीन हेजिटेंसी को। फिर हमने स्टेक होल्डर्स बताया, उनके इंटरेस्ट बताया। फिर एथिकल डिलेमा फॉर मी, अब ये एथिकल डिलेमा फॉर मी ये हेडिंग आप लिख सकते हो, उसमें आप बताओगे कौन से वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट, ड्यूटी वर्सेस कंसर्न फॉर माई लाइफ, ये दो चीज़ें यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। फिर हम बताएंगे एक्शंस दैट कुड बी टेकन विद देयर बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, एक्शन दैट कुड बी टेकन, आप सीधा ऑप्शन 1 की तरफ जा सकते हो और आप बताओगे कि ऑप्शन 1 क्या है, उसके मेरिट्स क्या है। हमने देखा है मेरिट्स में जो फर्स्ट ऑप्शन था जहाँ पे हम परसुएड नहीं कर रहे लोगों को, वी आर विद होल्डिंग आवर सेल्फ और होल्डिंग बैक आवर सेल्फ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही प्रैग्मेटिक थिंकिंग है, प्रैक्टिकल थिंकिंग है। इसके बाद प्रूडेंस, एक प्रूडेंस है की बात है, एक समझदारी की बात है कि आप अपने स्टाफ की जान खतरे में नहीं डालना चाहते, और अगर आपको स्टाफ के साथ आगे भी काम करना है तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे की बात नहीं सुनोगे इन दी डिफिकल्ट सिचुएशंस स्पेशली, तो एक कॉन्फिडेंस लैक हो सकता है लोगों में, वो आपको आगे सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर अब डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल कि आप अपने लोगों की जान बचाए, वो आपका सबसे बड़ा धर्म है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की एब्डिकेशन दिखती है। बच्चों की लाइफ, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके साथ खिलवाड़ हो सकता है, डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, यानी एक बंदा वो चीज़ कर रहा है तो बाकी के लोग भी बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे और पूरा जो प्रोग्राम है वो जियोपडाइज हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमने देखा, ऑप्शन 2 क्या है कि हम परसुएड करेंगे, बट यहाँ पे हम अपनी लिमिट्स में रहेंगे। हम ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे जो हमारी कैपेसिटी में नहीं है और रैदर हमारे डिस्क्रिशन में नहीं आता। तो हम यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट ले रहे हैं। अगर आपको पता नहीं एग्जैक्टली कि क्या चीज़ है आपके ज्यूरिसडिक्शन में जो आपको पता होनी चाहिए, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। आप रिकमेंडेशंस या फिर सजेशंस के बारे में भी बता सकते हो कि मैं रेकमेंड करूंगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सम पॉइंट्स, जैसे हमने कहा है कि पोस्टर्स लगाए या फिर बिलबोर्ड्स लगाए, रियल टाइम बिलबोर्ड्स लगाए, जहाँ से लोगों को पता चले कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। ये परसुएशन की एक टेक्निक है एक तरीके से, तो ये चीज़ भी हम एथिक्स में पढ़ते हैं, परसुएशन की टेक्निक। तो इसमें ये एक चीज़ आती है। फिर हम रोप कर रहे हैं लोकल स्कूल्स को और बच्चों को एज एन एजेंट ऑफ चेंज दिखा रहे हैं। फिर हम बता रहे हैं कि हम कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली विल इंसेंटिवाइज दी मोहल्लास, और मेडिकल प्रोफेशनल की जो एक इंटीग्रिटी की बात आती है वो भी यहाँ पे हमें दिखती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट, कन्विंसिंग रिलीजियस पीपल रैदर लीडर्स हु कुड इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स। इसके अलावा आप अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो अपने स्टाफ को, उनके जो बायसनेस है उसको दूर कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत सारे बायसनेस एक झटके में नहीं जा सकते, बट आप उनको रिमाइंड तो कर सकते हो कि उनकी कोर ड्यूटी क्या है, कि प्रोफेशन में आए हो तो आपको जो आप एज अ मेडिकल प्रोफेशनल यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर और एथनिसिटी, वॉट एवर इट इज़। तो इसके अलावा आप अपने स्पाउस को भी कॉन्फिडेंस में लोगे, कोई चीज़ को आप छोड़ोगे नहीं, जो भी इस क्वेश्चन में आपको बताई है तो उनको आप डील करोगे। जैसे स्पाउस के बारे में बताया गया था कि स्पाउस इज़ नॉट फीलिंग वेल और शी हैज़ एन अप्रीहेंशन और ही हैज़ एन अप्रीहेंशन, तो आप उसको बताओगे कि उसको भी कॉन्फिडेंस में लोगे, उनका मॉरल सपोर्ट लोगे। फिर आप मेरिट्स बताओगे, क्या मेरिट्स है, ये बूस्ट करेगा वैक्सीनेशन रेट को, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, जो हमारे वैल्यूज़ हैं हम जो बताते हैं हम अपने आंसर्स में लिखेंगे, तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है कि ये एक तरीके से एग्जाम्पलीफाई करेगा, एग्जाम्पलर बनेंगे आप, कि एग्जाम्पल बन जाओगे अपने लोकल स्टाफ के लिए और लीडरशिप क्रिएट करोगे ओवर द फ्यूचर। फिर ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आपको बेनिफिट्स पहुंचाने लोगों के पास, ये आपकी एक तरीके से ड्यूटी है। इसके अलावा ये इनलाइन है विद कंपैशन एंड इंटीग्रिटी। फिर डीमेरिट्स हमने बताया कि बैकलैश हो सकता है, स्टाफ में नॉट कोऑपरेट। फिर हमने चोजन लाइन ऑफ एक्शन बताई और उसके साथ हमने वैल्यूज़ भी बताए। तो बहुत ही शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें वाउंड अप करनी है, तो आप इसीलिए यहाँ पे एडवांटेजेस लिखना नहीं शुरू कर दोगे, आप वो वैल्यूज़ बताओगे जो आपने सिक्योर की है विद द सेकंड ऑप्शन, या वो वैल्यूज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इन द फर्स्ट ऑप्शन उसको भी आप बता सकते हो यहाँ पे, कि जो सेकंड ऑप्शन है वो कैसे उन वैल्यूज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। फिर कंक्लूड करोगे आप विद either summarizing things or adding another point और गिविंग सम मोर, क्या कह सकते हो उसे, एथिक्स का टच दे के आप उसको खत्म कर सकते हो। अपने पास बहुत सारे कंसेप्ट है आप जो यूज़ कर सकते हो। पब्लिक गुड का एक कंसेप्ट हमने यहाँ पे एंड में यूज़ किया है, और एट द सेम टाइम प्रीएम्बल से साइंटिफिक टेम्पर हमने उठाया कि ये जो चीज़ है जिसका प्रीमाइस है उसका वो अनफाउंडेड फियर पे है, जो या जिसे कहते हैं रिलीजियस डोगमास पे है, या फिर जो सुपरस्टिशन है उस पे है, तो हम उसको साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो हमारा प्रियम्बल भी कहता है एज एन सिटीजन यू हैव टू डू इट। तो इस तरह से हमने इसे कंक्लूड किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मेनी थिंग्स और लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।